जी, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तन्हा उबैद और आज हम चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और हमारे आज के टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन भी इसे कह सकते हैं, हम इसे रेडियो एक्टिव डिके भी कह सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा हो तो उनके अंदर से जनाब अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ये जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में किसी एलिमेंट के अंदर से रेडिएशन निकले तो होता पता क्या है, वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में एलिमेंट अपनी पहचान चेंज कर देता है। दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन या रेडियो एक्टिव डिके। यानी कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन को निकाल दे और खुद किसी नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। अब इसमें जो पहले एलिमेंट था जिसके अंदर से अभी रेडिएशन नहीं निकली, उसको पता क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं पेरेंट एलिमेंट। और जब इसके अंदर से रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में रेडिएशन निकल जाती है, चाहे अल्फा है, चाहे बीटा है, चाहे गैमा है, तो उसके नतीजे में वो जो नया एलिमेंट बनता है उसे बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। आप इनको न्यूक्लियाई के लिहाज से भी नाम दे सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि बेसिकली तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं और यहां जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं इसमें बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। अब रेडियोएक्टिव डिके या न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की बेसिकली 3 तरह की टाइप्स होती है। एक अल्फा डिके, अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हम कहेंगे अल्फा डिके। अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसे बोलेंगे बीटा डिके। और अगर गैमा पार्टिकल निकलेगा या गैमा रे फोटोन निकलेगा तो उसे बोलेंगे गैमा डिके। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं अल्फा डिके। 3 मोड्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके में से फर्स्ट मोड कौन सा है? अल्फा डिके। अब इसके नाम से आपको समझ आ रही है, अगर पेरेंट न्यूक्लियस या पेरेंट एलिमेंट के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकले और वो डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली एक इक्वेशन की मदद से जाहिर करना चाहूं तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, जो पेरेंट न्यूक्लियस है, अगर मैं उसको सिंबॉलिकली कैपिटल एक्स के साथ जाहिर करूं, इसके चार्ज नंबर को जी कह दें, मास नंबर को ए कह दें। अब देखिए, एरो के बाद राइट हैंड साइड पे जो डॉटर न्यूक्लियस है उसे मैं कैपिटल वाई से जाहिर कर लेता हूं सिंबॉलिकली, प्लस अल्फा पार्टिकल निकला है यानी हीलियम का न्यूक्लियस होगा, तो हीलियम का चार्ज नंबर क्या होता है? 2 और मास नंबर क्या होता है? 4। अब ये बात याद रखें कि जो भी रेडियोएक्टिव डिके की कोई भी इक्वेशन हम लिखेंगे, याद रखें इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारे ओबे होने चाहिए। ये तो बड़ा ही स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रूल है जो आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ, आप गौर करें, राइट हैंड साइड पे हीलियम का चार्ज नंबर क्या है, यानी अल्फा पार्टिकल का 2 है, तो उधर जो डॉटर न्यूक्लियस है, अब इसका चार्ज नंबर कितना बचना चाहिए? जाहिर बात है, पेरेंट का चार्ज नंबर जी है तो डॉटर का क्या होना चाहिए? जी में से 2 कम, क्योंकि वो जो 2 है वो तो हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल के पास चला गया। इसी तरह मास नंबर में कितनी कमी आनी चाहिए? 4 की कमी आनी चाहिए, क्योंकि हीलियम का मास नंबर क्या होता है? 4। तो आपके पास डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर आ जाएगा A-4। तो इसलिए डॉटर न्यूक्लियस की फाइनल जो हमें शक्ल नजर आ रही है, इसका चार्ज नंबर है Z-2 और मास नंबर है A-4। अब बड़ा ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज नंबर क्या था? Z। राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज नंबर क्या है? Z-2 प्लस 2। आंसर क्या आ गया? Z आ गया, बैलेंस हो गया ना। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर मास नंबर क्या था? A। राइट हैंड साइड पर मास नंबर क्या है?
A-4 प्लस 4, 4 से कैंसिल हो गया, आंसर A ही आ गया। इसका मतलब है मास भी कंजर्व हो रहा है, चार्ज नंबर भी कंजर्व हो रहा है। अब ऐसा करते हैं, अल्फा डिके की एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। और एग्जांपल है, हमारे पास रेडियम है जिसका चार्ज नंबर 88 होता है और मास नंबर 226 होता है। इसके डिके को स्टडी कर लेते हैं। रेडियम जो है ये रेडॉन गैस में कन्वर्ट होता है विद द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल जैसे मैं पहले आपको बता के आया, इसका चार्ज नंबर क्या है 2 और मास नंबर 4 है। चार्ज नंबर 2 का क्या मतलब है, 2 प्रोटॉन्स, यानी पेरेंट न्यूक्लियस रेडॉन के न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन निकल गए और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे, जिसके नतीजे में मास नंबर में टोटल कितनी कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। आपको मैं ये डायग्राम की शक्ल में भी दिखा रहा हूं। सो रेडियम जिसका मास नंबर था 226 और चार्ज नंबर 88 था, ये रेडॉन गैस में कन्वर्ट हो गया और रेडॉन का चार्ज नंबर क्या होगा, 88 में से 2 कम कर दें यानी 86, और मास नंबर 226 में से कितना कम करेंगे, 4, ये बन जाएगा 222। ये रेडॉन का मास नंबर आ गया और साथ ही एक अल्फा पार्टिकल भी हमें नजर आ रहा है। सो दिस वाज अल्फा डीके। अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियस में से चार्ज नंबर कितना कम होगा, 2 का, और मास नंबर कितना कम होगा, 4 का। ये बड़ा आसान सा है जी। जो सेकेंड टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डिके है दैट इज बीटा डिके। और बीटा डिके में याद रखें 2 तरह के बीटा डिके होते हैं। एक को हम कह सकते हैं नेगेटिव बीटा डिके और दूसरे को कह सकते हैं पॉजिटिव बीटा डिके। अब मैं आपको यहां बताने लगा हूं कि बीटा पार्टिकल्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स जो बेसिकली जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, और दूसरे जो बीटा पार्टिकल्स है इनको पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कहा जा सकता है। और ये असल में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। सो नेगेटिव बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर क्या होगा, जो नीचे हम लिखते हैं -1, और मास नंबर इसका होगा 0। याद रखें क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता तो इसका मास नंबर हम 0 देंगे। वैसे भी इसका जो मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले में ना होने के बराबर होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। इसी तरह पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर क्या होगा, +1। नीचे +1 आ गया और ऊपर क्या आ गया, 0, यानी इसका भी मास नंबर 0 ही लेंगे। अब सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके यानी जिसमें हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो होता यह है कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है, अगर मैं उसको कैपिटल X के साथ जाहिर करूं, इसका चार्ज नंबर Z है, मास नंबर कैपिटल A है, तो ये हमें डॉटर न्यूक्लियस दे देगा, जिसको मैं सिंबॉलिकली Y से जाहिर कर रहा हूं, प्लस नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, यहां मैं E लिख देता हूं, नीचे चार्ज नंबर -1 और मास नंबर 0। अब इस E यानी इलेक्ट्रॉन की जगह बीटा भी लिख सकते हैं, उसके भी नीचे आप चार्ज नंबर -1 और मास नंबर ऊपर 0 लिख दे, एक ही बात है। साथ ही साथ याद रखें इसके साथ एक और भी एलिमेंट्री पार्टिकल एमिट होता है जिसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये भी एक फास्ट मूविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ये इसका भी मास नेग्लिजिबल सा ही होता है। तो बात हम कर रहे थे कि हमें यहां पर क्या मिला है, एक इलेक्ट्रॉन मिला है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर क्या है, -1। अब जरा गौर करें, जो डॉटर न्यूक्लियस है इसका मास नंबर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर A है, राइट हैंड साइड पे मास नंबर भी A ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर क्या है, 0, सिंपल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर है -1, तो होगा क्या, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा, Z+1 हो जाएगा। जरा गौर करें, चेक करते हैं कि क्या चार्ज नंबर कंजर्व हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज नंबर क्या है, Z। राइट हैंड साइड पे चार्ज नंबर टोटल कितना है, Z+1, और साथ इलेक्ट्रॉन का क्या था, -1, +1 में -1 ऐड करेंगे, 1 1 से कैंसिल, बाकी Z ही बच गया।
इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज नंबर सेम है, यानी जी। सो वी कैन से दैट चार्ज नंबर इज कंजर्व। तो ये था नेगेटिव बीटा डीके या इलेक्ट्रॉन डीके, जिसमें हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। याद रखिए, अगर आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा यानी नेगेटिव बीटा पार्टिकल मिलेगा, तो चार्ज नंबर में एक इजाफा हो जाएगा, मैस नंबर सेम रहेगा। अब एक अंदर की बात बताते हैं, सोचने वाली बात है। चार्ज नंबर बढ़ गया, मैस नंबर क्यों नहीं बढ़ा? चार्ज नंबर बढ़ने का तो मतलब है ना प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। तो अगर प्रोटॉन की तादाद बढ़ी है तो न्यूक्लियॉन्स की तादाद यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मिला के तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां तो मैस नंबर सेम है, उनकी तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? असल में हुआ कुछ यूं है, अगर हम पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन डिके हुआ है और वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। जरा गौर कीजिएगा, ये मैं एक सेकेंड इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं। न्यूट्रॉन को कैसे जाहिर करेंगे सिंबॉलिकली? चार्ज नंबर 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है और मास नंबर 1, ऊपर 1 आ गया। होता ये है कि ये न्यूट्रॉन डिके होता है और आउटपुट पे हमें एक प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन का मतलब है चार्ज नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, और साथ ही इलेक्ट्रॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नंबर क्या होता है? -1, मास नंबर 0। अब चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज नंबर क्या है? 0, और राइट हैंड साइड पे चार्ज नंबर क्या है? प्रोटॉन का 1 और इलेक्ट्रॉन का -1। ऐड करें, आंसर 0 आ गया, यानी बैलेंस हो रहा है। मास नंबर को चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर क्या है? 1, राइट हैंड साइड पे प्रोटॉन का मास नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0। ऐड करें, आंसर 1 ही आएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर असल में ये हो रहा होता है, यानी एक न्यूट्रॉन डिके होता है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। सो दिस इज नेगेटिव बीटा डिके। अब गौर करें, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसलिए मैस नंबर में कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हुआ, साथ ही साथ न्यूट्रॉन कम भी हो गया। अब चूंकि प्रोटॉन की तादाद बढ़ी, इसलिए चार्ज नंबर में एक इजाफा हो गया। वेरी सिंपल। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हो सकते हैं। आप एक ये एमसीक्यू लिख सकते हैं कि नेगेटिव बीटा डिके के दौरान न्यूट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद की जो रेशो है उसमें इजाफा हुआ या कमी हुई? कमी हुई। अगर मैं न्यूट्रॉन की तादाद की रेशो में न्यूट्रॉन की तादाद को ऊपर लिखूं, ये मैं साइड पे आपको दिखा देता हूं, और प्रोटॉन की तादाद को नीचे लिखूं, तो हुआ क्या? न्यूट्रॉन की तादाद कम हुई, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हुई, नीचे वाला फैक्टर बढ़ा हुआ। इसका मतलब है इस रेशो में कमी होगी। एक दूसरा एमसीक्यू भी हो सकता है कि नेगेटिव बीटा डिके के दौरान प्रोटॉन की तादाद डिवाइड बाय न्यूट्रॉन की तादाद, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो, ऊपर प्रोटॉन की तादाद और नीचे न्यूट्रॉन की तादाद, इसमें कमी हुई या इजाफा हुआ? इसमें इजाफा हुआ, क्योंकि अब प्रोटॉन की तादाद ऊपर है और न्यूट्रॉन की तादाद नीचे है, इस रेशो में इजाफा होगा। अब मैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ आता हूं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यह है कि थोरियम, जिसका चार्ज नंबर 92 होता है और मास नंबर 234 है, जो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं इसका आइसोटोप, थोरियम जो है ये प्रोटैक्टीनियम में कन्वर्ट होता है विद द एमिशन ऑफ नेगेटिव बीटा पार्टिकल। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे थोरियम नजर आ रहा है जिसका चार्ज नंबर 90 है, मास नंबर 234 है। हम जानते हैं कि नेगेटिव बीटा डिके के दौरान चार्ज नंबर में एक इजाफा हो जाता है, तो राइट हैंड साइड पे प्रोटैक्टीनियम बन गया जिसका चार्ज नंबर क्या होता है? 90 + 1 यानी 91। मास नंबर सेम हो गया, और साथ हमें आउटपुट पे क्या मिला? इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव बीटा पार्टिकल, जिसका चार्ज नंबर -1 और मास नंबर 0। तो ये था नेगेटिव बीटा डिके। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव बीटा डिके की। ये भी बड़ा सिंपल है। पॉजिटिव बीटा डिके में आउटपुट पे जो पार्टिकल हमें मिलता है
वो होता है एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन, जो मैं अभी बीटा डिके के शुरू में आपको बता के आया। तो अगर यहां पर पेरेंट न्यूक्लियस को मैं एक्स से जाहिर करूं जिसका चार्ज नंबर जी है, मास नंबर ए है, डॉटर न्यूक्लियस को वाई से जाहिर करूं, और जो एमिटेड पार्टिकल है वो कौन सा है, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन, जिसका चार्ज नंबर +1 और मास नंबर 0 होगा। और याद रखें इसके साथ हमें एक और पार्टिकल मिलता है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं। वो एंटी न्यूट्रिनो था और ये न्यूट्रिनो है। अब जरा गौर करें, ये जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है यानी पॉजिट्रॉन, इसका मास नंबर तो वही है, इसका मतलब मास नंबर तो 0 है। इसका मतलब है जो पेरेंट न्यूक्लियस है और जो डॉटर न्यूक्लियस है इनका मास नंबर सेम होगा, यानी डॉटर का भी मास नंबर ए ही होगा। लेकिन चार्ज नंबर में अब इजाफा होने की बजाय कमी होगी। इसका चार्ज नंबर होगा Z-1। अब आप चेक करें राइट हैंड साइड पे Z-1 और पॉजिट्रॉन का चार्ज नंबर क्या था, +1। इनको ऐड करें, 1 से कैंसिल, आंसर Z ही आएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज नंबर के साथ बैलेंस हो गया। सो वी कैन से दैट चार्ज नंबर इज कंजर्व। तो ये तो था पॉजिटिव बीटा डिके। इसका मतलब है जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान चार्ज नंबर में कमी आती है, मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। अब यहां भी न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखते हैं भाई ये क्या चक्कर है, चार्ज नंबर में कमी आई लेकिन मास नंबर में तब्दीली क्यों नहीं आई। तो यहां जो आप अंदाजा लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है आप ठीक अंदाजा लगा रहे हैं, यहां पिछले रिएक्शन से उल्टा काम हुआ है। पिछले रिएक्शन में क्या हुआ था, न्यूट्रॉन डिके हुआ था, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था। यहां उल्टा काम हुआ है, यहां प्रोटॉन डिके होगा और वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। चेक करें किस तरह। अब रिएक्टेंट्स में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोटॉन है जिसका चार्ज नंबर H, चार्ज नंबर 1, मास नंबर भी 1। राइट हैंड साइड पे आपको एक मिल गया न्यूट्रॉन जिसका चार्ज नंबर 0 होता है, यानी नीचे 0 ऊपर मास नंबर तो 1 ही रहेगा, और एक पॉजिट्रॉन यानी E जिसका चार्ज नंबर +1 है और मास नंबर 0। चेक करें राइट हैंड साइड पे चार्ज नंबर बैलेंस हो रहा है, 0 + 1 1 है, और मास नंबर भी बैलेंस हो रहा है, 1 + 0 1, मास नंबर भी 1, चार्ज नंबर भी टोटल 1, यानी चार्ज नंबर भी बैलेंस हो रहा है, मास नंबर भी बैलेंस हो रहा है। तो ये है जो न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, यानी प्रोटॉन कम हुआ और न्यूट्रॉन बढ़ गया। एक प्रोटॉन में कमी आई, एक न्यूट्रॉन में इजाफा हो गया, इसीलिए मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आई। और प्रोटॉन में कमी आने की वजह से चार्ज नंबर में कमी आ गई। अब यहां भी वैसा ही एमसीक्यू, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो यानी ऊपर न्यूट्रॉन्स की तादाद और नीचे प्रोटॉन्स की तादाद, इसमें इजाफा हुआ या कमी हुई? इजाफा हुआ, क्योंकि अब न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ी है। और अगर मैं आपसे इससे उल्टी रेशो पूछूं, यानी प्रोटॉन की तादाद ऊपर और न्यूट्रॉन की तादाद नीचे, यानी पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो में इजाफा हुआ या कमी हुई, तो इसका आंसर है कमी हुई, क्योंकि अब प्रोटॉन में कमी हुई। ऊपर अगर प्रोटॉन की तादाद होगी तो रेशो में कमी होगी। तो ये तो दो एमसीक्यूज। एक और भी एमसीक्यू हो सकता है जो नेगेटिव बीटा डिके या पॉजिटिव बीटा डिके दोनों के लिए वैलिड है, और वो ये है कि जब भी बीटा डिके होता है तो हमें डॉटर न्यूक्लियस जो है वो आइसोबार मिलता है। आपको याद होगा मैंने आइसोटोप में आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर सेम होता है वो आइसोबार होते हैं। इसका मतलब है बीटा डिके के दौरान हम जानते हैं मास नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती, यानी जब भी बीटा डिके होगा पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे, आइसोबार। ये भी एक एमसीक्यू है। अब ये जो पॉजिटिव बीटा डिके है इसकी भी एग्जांपल मैं सामने आपको बता देता हूं। कार्बन 10 ये कन्वर्ट होता है बोरॉन 10 में विद द एमिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा डिके। अब कार्बन का चार्ज नंबर तो हम जानते हैं 6 होता है, मास नंबर 10 है। अब पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान राइट हैंड साइड पे चेक करें, चार्ज नंबर में एक कमी आनी चाहिए, तो 6 में से एक कमी आएगी तो बाकी क्या बचेगा 5, और ये किसका चार्ज नंबर होता है, बोरॉन का।
तो ये है पॉजिटिव बीटा डिके की एग्जाम्पल, जिसमें आपको आउटपुट पे पॉजिट्रॉन मिल गया और साथ जो डॉटर न्यूक्लियस है वो कौन सा है, बोरॉन। कार्बन 10 यानी कार्बन जिसका मास नंबर 10 है वो कन्वर्ट हो गया बोरॉन जिसका मास नंबर 10 है विद द एमिशन ऑफ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। तो ये तो था पॉजिटिव बीटा डिके। अब हम थर्ड मोड ऑफ डिके की बात करने लगे हैं जिसका नाम है गैमा डिके। गैमा डिके आपको याद होगा, इससे पहले चैप्टर 20 में हमने एक्सरे एमिशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस पढ़ी थी उसमें हमने हैवी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले शेल से इनर शेल में ट्रांजिशन करते थे और काफी ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन निकलते थे जो एक्सरे में लाई करते हैं, एक्सरे रीजन में। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 20 के स्टार्ट में हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलती हैं, यानी फोटॉन्स मिलते हैं। एक बात याद रखें, जिस तरह से किसी एटम के किसी न्यूक्लियस के बाहर किसी शेल में वैकेंसी अगर पैदा हो जाए तो हम इस एटम को एक्साइटेड एटम कह सकते हैं, और इसी तरह जब भी कोई एक्साइटेड एटम डी एक्साइट होता है यानी उसके किसी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर शेल में आकर वैकेंसी को फिल करता है तो फिर एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। से इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का फिनोमिना होता है। जी बिल्कुल, यानी फर्ज कर ले मैं किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल की बात कर रहा हूं जिसका चार्ज नंबर 82 से ज्यादा है, यूरेनियम, पोलोनियम या रेडियम, कोई भी। जब इसके अंदर से अल्फा या बीटा रेडिएशंस निकलेंगी तो इसका मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स निकल गए हैं या न्यूट्रॉन्स निकल गए हैं, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई वैकेंसी पैदा हो जाएगी, यानी अंदर कोई होल या स्पेस पैदा हो जाएगी। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई भी ऐसा न्यूक्लियॉन जो कंपैरेटिवली आउटर साइड पे या कंपैरेटिवली हायर एनर्जी स्टेट पे है, ये इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इस तरफ आ सकता है, यानी नीचे की तरफ इनसाइड द न्यूक्लियस मूव कर सकता है। और जब भी ये न्यूक्लियॉन इस तरह से मूव करेगा तो ये काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर जब भी इस तरह की कोई वैकेंसी होती है तो इस हालत में न्यूक्लियस को एक्साइटेड न्यूक्लियस कहते हैं, और जो ही इस वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी भी आउटर साइड से कोई न्यूक्लियॉन आता है और इस वैकेंसी को फिल करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, और डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस के नतीजे में हमेशा गैमा रे फोटॉन निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डी एक्साइटेशन ऑफ एटम के नतीजे में हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा था या एक्सरे एमिशन आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में, बिल्कुल सेम वही चीज है। इसको अगर हमने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है तो बड़ा आसान है। एक्साइटेड न्यूक्लियस को जाहिर करने का तरीका होता है कि फर्ज कर लें ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है जिसको सिंबॉलिकली मैं एक्स से जाहिर कर रहा हूं, इसका चार्ज नंबर जी है, मास नंबर ए है। इसको जाहिर करने का तरीका है कि इसके ऊपर राइट साइड पे एक छोटा सा स्टेरिक लगा दें, इट रिप्रेजेंट्स एक्साइटेड न्यूक्लियस, और जो ही इसके अंदर से गैमा रे फोटॉन निकल जाएगा तो इस स्टेरिक को खत्म कर दें, यानी मतलब ये हुआ कि अब ये एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेबल कंडीशन में आ गया है, यानी इसके अंदर जो भी अनस्टेबिलिटी थी वो एनर्जी की शक्ल में बाहर निकल गई है, गैमा रे फोटॉन की शक्ल में। तो ये था गैमा डीके। अब गौर करें, गैमा डीके में ना तो चार्ज नंबर में कोई तब्दीली आ रही है और ना मास नंबर में कोई तब्दीली आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।